राज काफी वक्त से नोटिस कर रहा था कि उसकी शैतान बहन बार बार जिम्मी को हिट कर रही थी। फिर उसने देखा लिटिल अवनी खुशी को जिम्मी की तरफ कुछ इशारा कर रही थी और खुशी भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। यह देख राज अपने गाल को खुजलाते हुए धीरे से बोला, लगता है इस जिम्मी के बच्चे ने मेरी शैतान बहन से पंगा लिया है। जब बात बदले की आती है तो वह अपने प्यारे भाइयों तक को नहीं छोड़ती, अरे अपने प्यारे हब्बी तक को भी नहीं छोड़ती। तो फिर यह जिम्मी किस खेत की मूली है। इतना कहने के बाद वह मुस्कुराते हुए जिम्मी को देखने लगा। उसकी आंखों में जिम्मी के लिए दया साफ नजर आ रही थी। वही यह चीज अर्जुन और वीर ने भी नोटिस की थी कि लिटिल अवनी जिम्मी को हिट कर रही है। वही सभी गर्ल्स को तो ये बात पहले से ही पता थी। वही जैसे वीर ने जैसे ही बॉल डाली, खुशी ने भी अपने बैट को जिम्मी के तरफ उछाल दिया, पर उसने बॉल को हिट नहीं किया। बॉल सीधा विकेटकीपर के हाथों में चली गई। वही बेचारा जिम्मी एक बार फिर से दर्द से तरफ उठा, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो बॉल पर था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि बैट उसकी तरफ आ रहा है। बैट सीधा जिम्मी के बाह पर लगी। कुछ देर ऐसे ही मैच चलता रहा। फिर शेफ ने जिम्मी पर तरस खाकर ब्रेक का इशारा किया। लिटिल अवनी के साथ साथ सभी गर्ल्स जिम्मी को घूरते हुए जमीन पर बैठकर जूस पीने लगी। जिम्मी उन सबकी नजरों से थोड़ा डरकर अर्जुन के पीछे छुप गया और सभी बॉयज से पूछा, ये सभी गर्ल्स को क्या हुआ है, मुझे ऐसे क्यों देख रही है। वीर अपने कमर पर हाथ रखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, क्या तुमने अवनी को नाराज किया है। जिम्मी थोड़ी देर सोचने लगा, फिर उसने अपना सरना में हिला दिया। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। ओह गौर, अब मुझे याद आया। उसके इस तरह चिल्लाने से सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे, पर जिम्मी ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसे तो सिर्फ अपनी जान की परवाह थी। उसने तुरंत मानव को कॉल लगाकर रोते हुए कहा, बॉस बचाओ बचाओ, आपकी यह खतरनाक बेबी मेरी बैंड बजा रही है। मुझे लगता है मैंने इसकी चुगली आपसे की थी, इसी बात का बदला ले रही है। प्लीज बॉस बचा लो। वही मानव एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, तब उसके पास जिम्मी का कॉल आया। जैसे उसने फोन उठाया तो जिम्मी बिना रुके ही बोलने लगा, जिसे सुन मानव थोड़ा सख्त आवाज में बोला, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। उसकी बात सुनकर जिम्मी का तो जैसे दिल ही टूट गया। वह अपने हाथ पैर जमीन पर पटकते हुए बोला, नहीं बॉस, आपको मुझे बचाना होगा। आपको पता है मेरे शरीर में कितने ज्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज बॉस आ जाओ। उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर मानव अपना सर मसलने लगा। फिर उसने आसपास देखा तो मीटिंग में मौजूद लोग उसे ही देख रहे थे। मानव ने मीटिंग कैंसिल करने का इशारा किया और फोन कट करके बाहर निकल गया। उसके जाते ही आरव जल्दबाजी में सभी लोगों से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, एक्चुअली बॉस को कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए हम मीटिंग पोस्टपोन करते हैं। प्लीज हमारी इमरजेंसी को समझे। इतना कहकर वो भी भाग गया। पर आज जिम्मी की किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर लिटिल अवनी नाम का ग्रहण लग चुका था। जिम्मी अपने फोन को जेब में रखते हुए सबको देखकर खुशी से बोला, देखा बॉस मुझसे कितना प्यार करते हैं, वह आ ही रहे होंगे मुझे बचाने। इतना कहकर वो वहां से जाते हुए बोला, मैं किचन में जा रहा हूँ कुछ अच्छा खाने। उसे जाते हुए देखकर एक बॉडीगार्ड राज, अर्जुन और वीर को देखते हुए बेबसी से बोला, ये अगर यहाँ रहते तो बच भी सकते थे, अब पता नहीं घर में उनके साथ क्या होगा। सालों पहले मुझे भी अकेला पाकर मैडम ने खूब पीटा था, क्योंकि मैंने उनकी इन्फॉर्मेशन सर को दी थी। इतना कहने के बाद बेचारे के चेहरे पर दर्द भरे भाव आ गए। वही जिम्मी किचन में पहुंचकर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, उसमें ढेर सारे गुलाब जामुन देखकर उसके मुंह से पानी निकलने लगा। उसने पूरा बाउल उठा लिया और जैसे ही पीछे पलटा, उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई, क्योंकि लिटिल अवनी अपने हाथ पर बैट लेकर डेविल स्माइल करके उसे देख रही थी। उसके पीछे खुशी, श्री, रानी और सोना भी खड़ी थी। उन सब को देखते ही जिम्मी ने थूक गटकते हुए कहा, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें भी गुलाब जामुन खाना था क्या। उसके बात का जवाब देते हुए लिटिल अवनी मुस्कुराते हुए बोली, गुलाब जामुन तो हम खाएंगे ही, पर उसके साथ कुछ और भी करने आए हैं। लिटिल अवनी की बात सुनकर जिम्मी नासमझी से सभी गर्ल्स को देखने लगा, तो सभी लड़कियों ने जिम्मी को घेर लिया। कब तक रानी ने उससे गुलाब जामुन छीन लिया था। लिटिल अवनी ने बैट उठाया और जिम्मी के पैर पर जोर से मरते हुए बोली, हमारी शिकायत की थी ना हब्बी से कि हम लोग बीच पर घूम रहे थे। इतना कहने के बाद उसने एक और बैट जोर से मारा। जिम्मी दर्द से तड़पते हुए भीख मांगने लगा, नहीं नहीं, माफ कर दो प्लीज, अब से बॉस को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम सबका गुलाम बनके भी रहूंगा। उसका यह कहते ही खुशी ने अपना घुटना मोड़कर जोर से उसके पेट पर मारते हुए कहा, और यह भी बताया था ना कि हम बाइक से गए थे, पता है, तब से सैया मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वह मुझसे नाराज हो गए। खुशी के बाद श्री जिम्मी के बाल नोचते हुए बोली, वह तो अच्छा हुआ, अभी तक वीर को इस बारे में नहीं पता।
वरना वह भी मुझसे बात ना करते। इतना कहने के बाद उसने एक जोरदार थप्पड़ जिम्मी को जड़ दिया। जिम्मी बेचारा दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर बैठ गया और अपने गालों को सहलाते हुए अपनी फूटी किस्मत को कोसन लगा। वही जब लिटिल अवनी ने देखा कि श्री ने जिम्मी को थप्पड़ मारा तो वह अपने बैट को कंधे पर रखते हुए श्री से मुसल्ला कर बोली, श्री, इस तरह मत मारो, इसे ऐसे मरना है कि इसे दर्द भी हो, पर इसके पास कोई सबूत ना हो किसी को दिखाने के लिए कि हमने इसे मारा है। अगर हम इसके चेहरे के आसपास मारेंगे तो चोट के निशान रह जाएंगे। उसकी बात सुनते ही सभी गर्ल्स ने अपना सर हिला दिया। वही जिम्मी बेचारा अपनी आंखें फाड़े सभी को देख रहा था। लिटिल अवनी की बात सुनकर तो उसके दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया हो। वह बस भगवान से बना रहा था कि मानव जल्दी आ जाए। सोना और रानी आराम से किचन में बैठकर रसगुल्ला खाते हुए जिम्मी के मजे ले रही थी। रानी एक रसगुल्ला अपने मुंह में डालते हुए लिटिल अवनी से बोली, लिटिल अवनी, अगर मानव भाई को पता चल गया कि हम सब ने मिलकर जिम्मी को पीटा है तो वो हमें सजा देंगे, इसलिए हमें इन्हें छोड़ देना चाहिए। रानी के ये कहते ही लिटिल अवनी कुछ सोचने लगी। वही जिम्मी को एक रोशनी को किरण दिखाई दी। उसे लगा शायद वह बच जाएगा। तभी लिटिल अवनी जिम्मी को देखते हुए बोली, अगर ये बताएगा भी तो भी कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा, और वैसे भी सबको अपनी तरफ करने के लिए मेरे 2 आंसू ही काफी है, पर इसे सबक सिखाना जरूरी है ताकि फ्यूचर में हम लड़कियां खुलेआम घूम सके। सोना उसके हाँ में हाँ मिलाकर गुस्से से जिम्मी को देखते हुए बोली, इन्हीं जैसे लाखों की हरकतों के कारण हम सब लड़कियां खुलेआम नहीं घूम पाते। जहां भी जाओ पहुंच जाते हैं पूंछ बनकर और फिर हमारी चुगली करेंगे। मैं तो कहती हूँ इसे मार के ही गार्डन में दफना देते हैं, सारा खेल ही खत्म। इतना कहकर उसने पास में रखा चाकू उठा लिया। चाकू देखकर तो जिम्मी की सांसें रुक गई। वो अपने दिल पर हाथ रख के पीछे होने लगा तो खुशी ने जिम्मी के पीठ पर अपने घुटने से मारा। जिम्मी चिल्लाना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली क्योंकि श्री ने 2 बड़े बड़े रसगुल्ले उसके मुंह में ठूंस दिए थे। दर्द के कारण जिम्मी की आंखें एकदम लाल हो गई। तभी सभी गर्ल्स को खिड़की की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। सभी गर्ल्स ने जब खिड़की की तरफ देखा तो उनकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि खिड़की के बाहर एक बॉडीगार्ड उन सबको देख रहा था। सभी लड़कियों ने अपने कमर पर हाथ रख लिया और गुस्से से उस बॉडीगार्ड को देखने लगीं। 2 मिनट बाद किचन का दरवाजा अंदर से बंद था और किचन के अंदर 2 लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सभी गर्ल्स ने मिलकर बॉडीगार्ड और जिम्मी को खूब पीटा। खुशी बॉडीगार्ड के बाल नाचते हुए बोली, शर्म नहीं आती है दूसरे की बात सुनते हुए, क्या कर रहे थे खिड़की पर? वह बॉडीगार्ड डरते हुए बोला, सॉरी मैम, वह तो मैं बस घूम रहा था तो मेरी नज़र किचन की तरफ चली गई। श्री उसके ऊपर बैठते हुए बोली, हाँ नज़र चली गई, बड़े आए। अब लिटिल अवनी के सर में दर्द होने लगा। उसने बॉडीगार्ड को मारते हुए कहा, बस काम बढ़ा दिया हम लोगों का, अब एक साथ 2-2 को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तभी सोना खिड़की की तरफ इशारा करके बोली, 2 को नहीं 3 को ठिकाना लगाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सब उसे कन्फ्यूजन में देखने लगे। तभी सोना ने खिड़की की तरफ इशारा किया जहां एक बॉडीगार्ड उन सब का वीडियो बना रहा था। यह देख लिटिल अवनी, खुशी, रानी और श्री का तो जैसे पारा हाई हो गया। उन सब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात काली माता उतर आई हो। वहीं जमीन पर पड़े जिम्मी और बॉडीगार्ड पहले दर्द भरी नजरों से खिड़की की तरफ देख रहे थे, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। जिम्मी अपने पास पड़े बॉडीगार्ड से बोला, चलो अकेले बेइज्जती नहीं होगी, और भी लोग हैं हमें कंपनी देने के लिए। वो बॉडीगार्ड भी रिलैक्स होकर बोला, अब मुझे अच्छा लग रहा है, बेचारा पता नहीं अब उसकी क्या हालत होगी। इतना कह दोनों मुस्कुराकर उस बॉडीगार्ड को देखने लगे जो बॉडीगार्ड वीडियो बना रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया था कि सभी गर्ल्स ने उसे देख लिया है। अचानक ही लिटिल अवनी मुस्कुराते हुए खिड़की के पास खड़ी हो गई जो बॉडीगार्ड वीडियो बना रहा था। जब उसने लिटिल अवनी को देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। वह 2 कदम पीछे हो गया। वो बॉडीगार्ड इतना ज्यादा डर गया था कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो बॉडीगार्ड डरते हुए मन में बोला, हे भगवान, यंग मैडम ने मुझे देख लिया। पिछले बार इन्होंने मुझे पीटा था और पैर पर उल्टा लटका दिया था, अब क्या होगा मेरा? वो सोच ही रहा था कि तभी लिटिल अवनी की गुस्से भरी आवाज सभी के कानों में पड़ी। लिटिल अवनी अपने माथे को रगड़ते हुए खिड़की पर टेक लगाकर बड़े ही स्टाइल से बोली, हम शांत क्या हुए? बच्चे तो शोर मचाने लगे। ऐसा लगता है सभी भूल चुके हैं कि लिटिल अवनी कौन है, तभी तो बार बार मुझे परेशान करने आ जाते हो तुम सब। इतना कहकर लिटिल अवनी फोन को देखने लगी तो उस बॉडीगार्ड ने जल्दी से फोन को जेब में रख लिया। तभी किचन में पड़ा बॉडीगार्ड उस बॉडीगार्ड को देखते हुए चिल्लाया, महिमा भागो, यह वीडियो बॉस को दिखाओ जाकर के कि मैडम हम पर कितना अत्याचार कर रही
उसकी बात सुनकर महिमा बोला, पर सूरज मुझे डर लग रहा। उसकी बात सुनकर जिम्मी और सूरज एक साथ चिल्लाए, अबे भाग, नहीं तो जिंदगी नहीं बचेगी। यह लड़कियां बस दिखने में दुबली पतली है पर मारती बहुत तेज है। इतना कहकर दोनों अपने पेट को सहलाने लगे। फिर क्या था, महिमा पीछे मुड़ा और रॉकेट बनकर उड़ गया। उसे भागता देख लिटिल अवनी सभी गर्ल से बोली, इन सूरज और चांद की तो तुम लोग अकल ठिकाने लगाओ, मैं उस महिमा की महिमा अपरंपार करके आती हूँ। इतना कहकर वो खिड़की से नीचे कूद गई। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए लिटिल अवनी को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। लिटिल अवनी महिमा के पीछे पीछे भागते हुए चिल्लाई, ओए महिमा रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारी महिमा अपरंपार तो मैं आज ही करूंगी। रुको, महिमा आगे जल्दी जल्दी भागते हुए बोला, नहीं नहीं आप मारोगी, मैं नहीं रोकूंगा। ये सुन लिटिल अवनी को गुस्सा आ गया। रास्ते में उसे जो भी चीज मिल रही थी वह उसे महिमा के ऊपर बाहर ही थी। वो दोनों गार्डन की तरफ पहुंच गए जहां पर बाकी सब मौजूद थे। उनकी आवाज सुनकर सब ने मुड़कर देखा तो चौंक गए। वही सबको देख महिमा दर्द से चिल्लाता हुआ बोला, सर और मेरे साथियों, मुझे बचा लो। इतना कह वो सब की तरफ जाने लगा। यह देख अर्जुन और वीर ने अपनी नजरें फेर ली। बाकी बॉडीगार्ड ने भी अपनी नजरें फेर ली। वो सभी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे वो महिमा को जानते ही न हो। वही महिमा को पता चल गया कि ये लोग उसकी कोई मदद नहीं करेंगे तो वो दूसरी तरफ भाग गया। अर्जुन उन दोनों को देख सोचते हुए बोला, अब इसने कौन सा कांड कर दिया भाई, मैं तो इन सब के बीच नहीं पड़ूंगा क्योंकि मैं अपनी बहन की मार खा चुका हूँ। भले ही दिखने में वो हड्डी जैसे हो पर मारती बड़ी तेज है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर दर्द झलकने गया जैसे सभी लोग इसका एक्सपीरियंस कर चुके हो। तभी सिंघानिया मेशन के अंदर 4 कार एंटर हुई। उस कार को देखती ही जहां महिमा के चेहरे पर चमक आ गई वही लिटिल अवनी की आंखें बड़ी हो गई। महिल कार को देखने लगा पर लिटिल अवनी कभी उसे तो कभी कार को देखती। फिर वो अपनी एक हाथ की कलाई को मोड़ते हुए बोली, लगता है लिटिल सिंघम के पंजे से इसे दबोचना ही होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मानव की कार को अपने करीब आता देख लिटिल अवनी ने अपनी खतरनाक नजरों से महिमा को देखना और अपने पंजे से उसे दबोचकर दूसरी तरफ आ गई। उसने अपने दूसरे हाथ से माहिर के मुंह को जोर से बंद कर दिया और उसे धमकी देते हुए बोली, ए महिमा, अगर तुम्हारे मुंह से एक आवाज और निकली ना तो मैं तुम्हारी महिमा अपरंपार यही कर दूंगी। महिमा बेचारा उसकी धमकी सुनकर डर गया। कहा मानव को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी और अब उसकी आंखों में निराशा के सिवा कुछ नहीं बचा था। वही मानव जल्दी से कार से निकला और अपने आसपास देखने लगे। पता नहीं क्यों पर उसकी गर फीलिंग कह रही थी कि उसकी शैतान वाइफ यही आसपास है। तभी उसकी नज़र गार्डन में खड़े लोगों पर गई। मानव उस तरफ बढ़ गया। मानव वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके पूछा, तुम सब यहाँ इस तरह क्यों खड़े हो और बेबी कहाँ है? मानव का सवाल सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। वीर अपना गला साफ करते हुए मन में बोला, हे भगवान, यह कैसा सवाल पूछ लिया बॉस ने। अगर मैंने बता दिया तो यंग मैडम बाद में मुझे भी नहीं छोड़ेंगी। यही बात बाकी सबके मन में भी चल रही थी। तभी अर्जुन बात को पलटते हुए बोला, अरे मानव, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। अर्जुन की बिना हाथ पैर वाली बात सुन मानव अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके बोला, ओह, तो क्या तुम भूल गए हो कि मैं यहीं पर तुम लोग के साथ रहता हूँ, तो इसमें सरप्राइज वाली बात कहाँ से आ गई? उसकी बात सुनकर राज अपना पसीना पोंछते हुए बोला, अरे प्यारी जीजू भाई तो बस ऐसे ही बोल रहे थे, आप तो सीरियस हो गए। खैर वो सब छोड़िए, आपको पता है आप लेट हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम सब मैच खेल रहे थे। इतना कहकर वह अपने हाथों में पकड़ी बॉल को मानव के सामने उछालने लगा। मानव ने अपनी डरावनी नजरों से एक एक कर वह मौजूद सभी लोगों को अच्छे से स्कैन किया। फिर घर के अंदर जाते हुए आरव को ऑर्डर दिया, इन्हें पनिशमेंट बता दो और ये भी अच्छे से बता देना कि मुझसे बात छुपाने का अंजाम क्या होता है। मानव के जाते ही सभी ने राहत की सांस ली थी पर जाते हुए उसने जो बात कही उसे सुन सब शॉक हो गए। मानव सीधा घर के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही लिटिल अवनी ने महिमा का फोन छीना और उसे 2-3 थप्पड़ लगाकर वापस किचन की खिड़की से अंदर आ गई। हड़बड़ी में अंदर आते लिटिल अवनी सभी गर्ल से बोली, हब्बी आ गए, हब्बी आ गए, जल्दी इन्हें ठिकाने लगाओ। लिटिल अवनी की बात सुनकर कि मानव आ गया है, खुशी और श्री ने मिलकर सूरज को खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, जाओ जाकर अपना काम करो और खबरदार अगर किसी को कुछ बताया भी तो समझे। सूरज की आंखों में चमक आ गई। वह भागते हुए बोला, मैं दोबारा कभी भी आप लोग के पल्ले नहीं पड़ने वाला। उसके जाते ही सभी गर्ल्स जिम्मी को देखने लगीं। जिम्मी अपना अपना थूक गटकते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो अब तुम लोग का गुलाम हूं ना। सोना हाथ झाड़ते हुए बोली, यही सही है तुम्हारे लिए। वही रानी ने जल्दी से किचन का डोर खोल दिया था।
उसने देखा मानव घर के अंदर आ चुका है। ये देख वो जल्दी से वापस किचन के अंदर भाग गई, पर मानव ने यह नोटिस कर लिया था कि कोई तो किचन के अंदर है। वो जैसे ही किचन के अंदर आया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे पीछे पीछे विक्की भी आया था। वह तो बार बार अपनी आंखें मसल के देख रहा था, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो रहा हो। वही किचन के अंदर सोना अपने हाथ में रसगुल्ला लेकर जिम्मी को खिलाते हुए बोली, अरे जिम्मी खा लो ना, देखो तुम कितने पतले हो गए हो, तुम कितना काम करते हो पूरे दिन, चलो मुंह खोलो। वही खुशी ने अपने हाथ में पानी पकड़ा हुआ था, वो बड़े ही प्यार से जिम्मी से बोली, जिम्मी भैया जल्दी से रसगुल्ले खाकर पानी पी लो, आपको प्यास भी तो लगी होगी ना। श्री ने अपने हाथों में छोटी सी टावर पकड़ी हुई थी, उसने जिम्मी को दिखाते हुए कहा, जिम्मी भैया आप पानी पीने के बाद इससे अपना मुंह साफ कर लेना। वही रानी को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या बोले, तो वो अपना सर खुजलाते हुए जिम्मी से बोली, जिम्मी भैया जब आप खा लोगे तो मैं आपको दरवाजा तक छोड़ आऊंगी। वहीं इन सब से अलग लिटिल अवनी स्लैब पर बैठकर रसगुल्ले खा रही थी, उसे तो जैसे किसी से कोई लेना देना ही ना हो। मानव अंदर आया और सभी को गुस्सा करते हुए जिम्मी से बोला, जिम्मी ये तुम क्या कर रहे हो। मानव की आवाज सुनकर जिम्मी जो पहले से ही डरा हुआ था वो और डर गया। उसने देखा कि मानव उसे कितने गुस्से से घूर रहा है। ये देख वह कुछ बोलने को हुआ तो सोना ने उसके मुंह में एक और रसगुल्ला ठूस दिया, जिसके कारण उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई। विक्की जिम्मी के पास आकर गुस्से से बोला, क्या कहा था तुमने फोन पर कि मैडम तुम्हें परेशान कर रही है, बॉस तुम्हें बचा ले आकर, पर तुम तो यहाँ मजे से रसगुल्ले खा रहे हो और अपनी सेवा करवा रहे हो, शर्म नहीं आती। झूठ बोलते हुए जिम्मी अपनी गर्दन न में हिलाने लगा, पर रसगुल्ले मुंह में होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पाया। मानव अब लिटिल अवनी को देख रहा था, जिसका सारा ध्यान सिर्फ रसगुल्ले पर ही था। वही लिटिल अवनी रसगुल्ला खाते हुए अपनी तिरछी नजरों से मानव को ही देख रही थी, जो चलता हुआ उसी के पास आ रहा था। उसके पास जाकर मानव ने अचानक ही उसे गोद में उठा लिया और वह से चला गया। मानव के जाते ही सभी गर्ल्स ने जिम्मी को एक तरफ धक्का दिया और किचन से बाहर निकल गई। रूम में पहुंचकर मानव ने लिटिल अवनी को बेड पर बैठाया और उसके दोनों तरफ अपने हाथों को रखकर एकटक उसकी आंखों में देखने लगा। फिर उसने सर्द आवाज में पूछा, तुम किचन में क्या कर रही थी। लिटिल अवनी झूठ बोलते हुए बोली, हब्बी रसगुल्ले खा रही थी, आपने नहीं देखा क्या। उसका जवाब सुनकर मानव अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ, सच सच बताओ। क्योंकि जिम्मी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह अपनी मर्जी से वहां पर था। लिटिल अवनी इधर उधर देखते हुए अपनी पलकें जल्दी जल्दी झुपका कर बोली, हब्बी प्यारे हब्बी आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है ना मैं कितनी इनोसेंट हूँ, बस सभी लोग मुझे फंसते रहते हैं, मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, आई एम इनोसेंट गर्ल। मानव उससे थोड़ा दूर हुआ और अपने जेब में हाथ डालकर थोड़ी कर्कश आवाज में बोला, तुम कितनी इनोसेंट हो ये मैं बचपन से जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि तुम सभी ने जिम्मी, सूरज और महिमा के साथ क्या किया है। यह सुनकर लिटिल अवनी अपनी जम गई, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर मानव को सब कुछ पता कैसे चला। वही मानव शायद उसके मन की बात जान गया था। वह शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ये बेबी डॉल, तुम्हें पता है ना मैं जितना सीधा दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। तुम भले ही इंटेलिजेंट हो पर मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मुझे पता है कि तुम कब क्या कर सकती हो। बोलो तुम्हें और सभी गर्ल्स को क्या सजा दी जाए। सजा का नाम सुनकर लिटिल अवनी का मुंह फूल गया। वह जाकर मानव के गोद में बैठ गई और उसे गला लगाकर इनोसेंट वॉइस में बोली, हब्बी आपको पता है ना मैं कितनी बीमार और कमजोर हूँ। मेरे जैसे कमजोर लोगों को पनिशमेंट देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और सुबह तो मेरे पेट में दर्द भी हो रहा था। देखो फिर से शुरू हो गया, अब मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। उसके ड्रामे को देख मानव अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा, तो लिटिल अवनी भी अपनी आंखों में आंसू लाकर मानव को देखने लगी। मानव ने तुरंत उसे खुद से दूर किया और बोला, बस मुझे बहकाओ नहीं, आज पनिशमेंट तो मिलकर रहेगी। तुम सब बिना किसी को बताए कॉलेज से बाहर गए थे, तब मैंने छोड़ दिया, पर अब नहीं। उसकी बात सुनकर लिटिल अवनी स्पीचलेस हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। तभी मानव फिर से बोला, 2 मिनट के अंदर मुझे हाल में मिलो। इतना कहकर वो बाहर चला गया। मानव ने सोच लिया था इन सभी गर्ल्स को एक अच्छे पनिशमेंट की जरूरत है, जब देखो बस यह सब मनमानी करती रहती है। कुछ वक्त बाद मानव किसी राजा की तरह हॉल के सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा था और अपने सामने खड़ी सभी गर्ल्स को गुस्से से घूर रहा था। उसके सामने लिटिल अवनी, खुशी, रानी, श्री और सोना सर झुकाकर अपने हाथ बांधकर खड़ी थी, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की हो। जिम्मी मानव के बगल में खड़ा था। जिम्मी के अंदर का सारा डर खत्म हो चुका था। वह मानव से बोला, बॉस
बॉस, इन सभी लोगों ने मुझे बहुत पीटा था और आपकी बीवी ने तो मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने किसी को बताया वह मुझे और मारेगी। वही महिमा जो मानव के दूसरे तरफ खड़ा था, वो भी सभी गर्ल्स की तरफ इशारा करके बोला, हाँ हाँ बॉस, यह सभी बहुत ही क्रूर है। बॉस, आपको पता है, मैंने वीडियो भी बना लिया था जब ये सब जिम्मी को पीट रही थी, पर लिटिल मैडम ने मुझे मारकर मेरे फोन को छीन लिया। वह दोनों बस शिकायत ही करे जा रहे थे, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि लिटिल अवनी अपनी डेविल नजरों से उन्हें घूर रही थी। वह मन में बोली, मना किया था कुछ भी बताने से, पर ये लोग नहीं सुधरे, वक्त आने दो तुम दोनों को तो मैं अच्छे से देखूंगी। वही सूरज चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़ा था। वह बहुत ही ज्यादा समझदार था, इसलिए उसने लिटिल अवनी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था लिटिल अवनी बाद में इसका बदला जरूर लेगी। उनकी शिकायत सुनकर मानव ने एक नज़र सबको देखा, फिर लिटिल अवनी को देखते हुए बोला, तो तुम हो इन सबकी सरदार, तो बताओ क्या सजा दी जाए। लिटिल अवनी रोनी सूरत बनाकर धीरे से बोली, हब्बी। मानव ने उसे इग्नोर किया और बोला, सोना। और रानी से बोला, तुम दोनों 1 हफ्ते तक रोज पूरा घर साफ करोगी। यह सुनकर बिचारी दोनों लड़कियों के ऊपर जैसे पहाड़ गिर गया हो। मानव फिर श्री और खुशी से बोला, और तुम दोनों पूरा गार्डन साफ करोगी। खुशी यह सुनकर तुरंत ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे देख सबने अपना सर न मिला दिया। आरव में अपने पास में रखा पानी उठाया और खुशी के ऊपर डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। अब मानव की खतरनाक नजरें लिटिल अवनी पर थी। मानव उसे देखकर अजीब तरफ से मुस्कुराने लगा। वही लिटिल अवनी को भी डर लग रहा था कि पता नहीं मानव उसे क्या सजा देगा। वही हाल में खड़े बाकी लड़के तो मजे से अपनी अपनी वाली की हालत देख रहे थे, पर उन्हें ये भी जानना था कि आखिर मानव लिटिल अवनी को क्या सजा देगा। कंटिन्यू तो मानव क्या सजा देगा लिटिल अवनी को। मानव एकटक लिटिल अवनी को देख रहा था और लिटिल अवनी भगवान से प्रे कर रही थी कि उसे बाकी गर्ल्स की तरह सफाई करने की पनिशमेंट ना मिले। तभी राज एकदम से लिटिल अवनी के सामने आकर मानव से बोला, आप मेरी बेबी सिस्टर को पनिशमेंट नहीं दे सकते। आपको पता है ना, वो ठीक नहीं है और वो अभी छोटी भी है। लिटिल अवनी ने देखा उसका प्यारा भाई उसे बचाने आया है, तो वह भी भोली सूरत बनाकर मानव से बोली, हाँ हाँ हब्बी, मैं अभी कितनी छोटी हूँ। अचानक ही मानव अपनी जगह से उठकर अपने दोनों हाथों को जेब में डालते हुए राज से बोला, तो ठीक है, तुम ही अपनी बहन की पनिशमेंट क्यों नहीं पूरी करते। यह सुनकर राज के ऊपर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो तुरंत लिटिल अवनी के पीछे जाकर खड़ा हो गया और मानव से बोला, अरे जीजू, ये सिर्फ मेरी बहन थोड़ी ना है, ये आपकी बीवी भी तो है। आप जो चाहे इसे पनिशमेंट दे सकते हो, मैं होता कौन हूँ आपको रोकने वाला। इतना कहकर राज अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। मानव ने उसे इग्नोर किया और सभी को घूरते हुए सर्द आवाज में बोला, क्या यहाँ पर कोई है जो चाहता है कि मैं इसे पनिशमेंट ना दूं। मानव की सर्द आवाज सुनकर किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोल सके। यह देख मानव संतुष्टि से मुस्कुराया। फिर वह लिटिल अवनी के चारों ओर गोल गोल घूमते हुए बोला, क्या सजा दूं, क्या सजा दूं। वही लिटिल अवनी अपना सर झुकाकर जमीन को घूर रही थी जैसे उसी में धंस जाएगी। तभी जिम्मी मानव से बोला, बॉस, इन्होंने मुझे, सूरज और महिमा को मारा है, तो सजा भी हम ही डिसाइड करेंगे। उसकी बात सुनकर सब उसे घूरने लगे, कोई गुस्से से तो कोई एक्साइटमेंट से। तभी महिमा भी बोला, यस बॉस, लिटिल मैडम अगले 1 महीने तक हम सबक लिए अकेले खाना बनाएंगी, वो भी मेरी पसंद का। जैसे ही उसने कहना खत्म किया, सभी घरवाले उसे गुस्से से देखने लगे। जिम्मी उसके सर पर मरते हुए बोला, यह तुम मैडम को सजा दे रहे हो या हम लोगों को। अर्जुन जी बोला, वही तो, मुझे कोई सजा नहीं चाहिए। वीर श्री का हाथ पकड़ के बाहर जाते हुए बोला, चलो श्री, तुम गार्डन साफ करो, फिर हम दोनों बाहर खाना खाने जाएंगे, क्योंकि आज घर पर कुछ नहीं मिलेगा। महिमा को नहीं पता था कि लिटिल अवनी कैसा खाना बनाती है, इसलिए वह सब को बस कंफ्यूज होकर देख रहा था। मानव महिल को घूरते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर वो खाना तुम अकेले ही खाना। मानव के ये कहते ही महिमा अपनी चमकती आंखों से उसे देखने लगा। वह खुश होकर बोला, ठीक है ठीक है, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला गया। वही एक बार फिर से सब लिटिल अवनी को देखने लगे और लिटिल अवनी मानव को। तो मानव गुस्से से उसे बोला, अगले 1 महीने तक तुम मसालेदार खाना नहीं खाओगी, तुम्हें वही खाना होगा जो डॉक्टर ने बोला है। इतना कहकर वह लिटिल अवनी को लेकर रूम में चला गया और बाकी सब भी अपने अपने काम में लग गए। वही दूसरी तरफ ब्लैक ईगल गैंग का लीडर ब्लैक ईगल इस वक्त एक बार में बैठा था। उसके साथ 3 लोग और थे। ब्लैक ईगल ने अपनी आंखों पर मास्क लगाए हुआ था, जिसके कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वह शराब पीते हुए अपने सामने बैठे आदमी से बोला, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए मानव को मारने के लिए। सालों पहले उसने मुझे हराया था, पर इस बार मैं उसे घुटने पर चाहता हूँ। ब्लैक ईगल की आवाज में मानव के लिए नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी बात सुनकर सामने बैठा
आदमी जिसकी उम्र लगभग 35 साल की होगी वह मुस्कुराते हुए बोला, ऐसी भी क्या दुश्मनी है तुम्हारी उसके साथ? तो ब्लैक ईगल चिढ़ते हुए बोला, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा और उसका मामला है, तुम्हें बस मेरी मदद करनी है, लेकिन हाँ तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि यह हक सिर्फ मेरा है। एस उसकी सुनकर मुस्कुराने लगा, उसकी आंख ऐसी थी मानो जैसे वह किसी को देखते ही मौत के घाट उतार देगा। कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, वह एक रहस्यमय इंसान था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। एक खतरनाक क्रिमिनल और जासूस था। उसने आज तक जितने भी काम अपने हाथ में लिए थे उन सभी को बखूबी पूरा किया था। ब्लैक ईगल एस की तरफ ढेर सारे पैसे फेंकते हुए बोला, अगले 48 घंटे में मानव मुझे मेरे सामने चाहिए, मेरी कैद में चाहिए, क्या तुम यह कर सकते हो? ब्लैक ईगल बहुत ही चालाक था। ऐसा नहीं था कि वह खुद ये काम नहीं कर सकता था, पर वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने यह काम एस को दिया। एस अपनी चमकती हुई आंखों उन पैसे को देखते हुए शैतानी मुस्कान के साथ बोला, हो जाएगा। इतना कहकर उसने पैसों से भरा सूटकेस उठाया और वहां से चला गया, पर शायद वो भूल गया था कि मानव राजवंश कोई सड़क पर पड़ी चीज नहीं है जिसे कोई भी उठा ले। एस के जाते ही ब्लैक ईगल डेविल इस्माइल करने लगा। वहीं पास में खड़ा एक लड़का लगातार एस को रहा था, उसके जाते ही वह भी तुरंत वहां से चला गया। वही मानव बालकनी में खड़ा होकर आसमान को देख रहा था। वह अपनी आंखें बंद करके बोला, मॉम डैड आप भी मुझे छोड़कर चले गए, क्या मैं किसी के साथ रहने के लायक नहीं हूं जो हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है? पहले आप दोनों के फिर पूरा परिवार गया और अब मेरी बीवी। इतना कहते ही उसकी आंखें नम हो गई। उसने कसके रेलिंग को पकड़ लिया। रेलिंग कांच की बनी थी, इसलिए ज्यादा कस के पकड़ने के कारण मानव के हाथ से खून बहने लगा, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही लिटिल अवनी दरवाजे के पास खड़े होकर झांक कर मानव को देख रही थी, साथ में वो किसी से बात भी कर रही थी। वह फोन पर बोली, क्या कहा तुमने? मेरी रिपोर्ट्स बदलवा दी? फोन के दूसरी तरफ से एक आदमी सीरियस होकर बोला, हमने ब्लैक ईगल के आदमी को देखा, उसने डॉक्टर को धमकी देकर आपकी रिपोर्ट बदलवा दी है। थोड़ी देर पहले बॉस आपकी रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल आए थे। रिपोर्ट देखकर वह बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। लिटिल अवनी बालकनी में खड़े मानव को देखते हुए बोली, हाँ वह तो मुझे दिख रहा है, कितने ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। अच्छा बताओ ऐसा भी क्या लिख दिया मेरी रिपोर्ट में? दूसरी तरफ से वो आदमी बोला, ब्लैक ईगल के आदमी ने आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि आप बस कुछ दिनों की मेहमान हैं, बहुत जल्द आपका टिकट कटने वाला है। लिटिल अवनी को उसकी बात नहीं समझ आई, तो वो कंफ्यूज होकर बोली, मतलब कौन सा टिकट कटने वाला है? दूसरी तरफ से वह आदमी थोड़ा परेशान होकर बोला, अरे यंग बेबी, घूमने वाला टिकट नहीं कटने वाला है, ऊपर वाला टिकट, यानी आप मरने वाली हो, साक्षात यमराज जी आपको लेने आने वाले हैं। उस आदमी के इतना एक्सप्लेन करने के बाद आखिरकार लिटिल अवनी को सारा माजरा समझ आया, पर खुद के मरने वाली बात सुनकर वो चक्कर खाते खाते बची। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो खुद को संभालकर जमीन पर बैठ गई। फिर वो गुस्से से बोली, अरे कुछ और लिखवा देते, जैसे मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे कोई काम नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खाना चाहिए, पर इसने तो सीधा मेरी मरने की खबर छपवा दी रिपोर्ट में। तभी मैं सोचूं रूम में आते ही हब्बी देवदास क्यों बन गए। उसकी बात सुन वो आदमी बोला, मैडम बॉस को बता दो ना। उसको चुप कराते हुए लिटिल अवनी बोली, पहले कुछ दिन सेवा करवा लूं, फिर बता दूंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वही अभी परी को लेकर सिंघानिया मेशन पहुंच गया और विनी से मिलने चला गया। जैसे ही विनय मित्तल हाउस पहुंचा, वह तुरंत भागते हुए अपने रूम में गया। उससे देखा विनी अपने बाल झाड़ रही थीं। उसने तुरंत विनी के हाथ से कंघी लेकर बहा दिया और उसे गोद में लेकर खुश होकर उसे गोल गोल घुमाने लगा। विनी अचानक ही विनय को अपने सामने देख चौंक गई, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। विनी के आंसू देख विनय तुरंत रुक गया और उसे बेड पर बैठा कर पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? विनी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोली, 2 महीने हो गए हमें मिले, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। ये सुन विनय की भी आंखें नम हो गई। उसने विनी को कस के गले लगाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई, पर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुन विनी विनय को धमकी देते हुए बोली, और अगर गए तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया विनय। तो विनय उसके गालों को चूमते हुए प्यार से बोला, कोई बात नहीं, इन 2 महीनों की कसर मैं 2 दिनों में पूरी कर दूंगा। इतना कहकर उसने विनी को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। उसकी इस हरकत से विनी को पहले समझ नहीं आया कि विनय क्या करना चाहता है, पर वह जल्दी ही उसके को समझ गई। विनय नीचे झुका और उसके होठों को चूमने लगा। वही सोम दरवाजे के पास खड़े होकर सब देख रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली। वही अभी और परी सिंघानिया हाउस के अंदर गए।
तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन दोनों ने देखा सोना और रानी पूरा घर साफ कर रहे हैं और लिटिल अवनी किचन की तरफ जा रही थी। अभी और परी को देखते ही लिटिल अवनी एक्साइटेड होकर चिल्लाई, भाई भाभी। इतना कहकर वो परी और अभी के गले लग गई। अभी ने भी उसे कस के गले लगा लिया और उससे अलग होकर बोला, तुम किचन की तरफ क्यों जा रही थी? उसकी बात सुनके लिटिल अवनी उदास होकर बोली, आपको पता है भाई, आज मुझे पनिशमेंट मिली है 1 महीने तक खाना बनाने की। उसकी बात सुनकर परी और अभी की आंखें बड़ी हो गई। अभी हैरान होकर बोला, कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है? तभी तो तुम्हें खाना बनाने भेज दिया। लिटिल अवन भी गुस्से से बोली, सही कहा, यह सब उस महिमा की करतूत है। उसकी महिमा अपरंपार तो मैं करूंगी, बड़ा पसंद है ना उसे मेरे हाथ का खाना। ठूस ठूस कर उसे मैं खिलाऊंगी सब। इतना कहकर वो किचन में चली गई। परी ने सोना और रानी से पूछा, तुम लोग सफाई क्यों कर रही है? नौकर कहाँ गए? तो रानी सोफे पर थोड़ा झुककर बेचारी सी आवाज में बोली, और यह हम लोग की पनिशमेंट है। सिर्फ हम ही नहीं, खुशी और श्री भी है। वह बाहर गार्डन साफ कर रही होगी। उनकी बात सुनकर अभी और परी एक दूसरे को देखने लगे। तो अभी ने चौंक कर पूछा, ऐसा कौन हिटलर है जो सबको पनिशमेंट बांट रहा? कोई कुछ बोलता उससे पहले ही सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मानव रौबदार आवाज में बोला, मैं हूँ। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? अगर है तो तुम भी इस घर का एक कोना पकड़कर सफाई कर सकते हो। तो कहता हूँ सीधा काम पर लग जाओ। बाकी लड़के भी पीछे का एरिया और सभी कार साफ कर रहे हैं, तुम भी कोई काम ढूंढ लो। मानव की बात सुनकर अभी का मुंह खुला का खुला रह गया। कंटिन्यू मानव ने तो सभी की बैंड बजा दी। क्या मानव रिपोर्ट्स का सच जान पाएगा? मानव को इतने गुस्से में देख अभी और परी दोनों डर गए, क्योंकि मानव रोज के मुकाबले आज ज्यादा गुस्से में लग रहा था। मानव कुछ देर अभी को गुस्से से देखता रहा, फिर घर के बाहर चला गया। उसके जाते ही सोना और रानी, जो सफाई कर रही थी, वही रखे सोफे पर बैठकर सो गई। वही किचन में 2 शेफ उदास होकर बगल में खड़े थे। लिटिल अवनी सोच रही थी कि आखिर वह महिमा के लिए क्या बनाए। तभी बगल में खड़े एक शेफ ने अपना गला साफ करते हुए लिटिल अवनी से कहा, लिटिल यंग मैडम, महिमा ने कहा था कि आप उसके पसंद का ही खाना बनाओगी। उसने हमें पहले ही बता दिया था कि उसे क्या खाना है। दूसरा शेफ भी हाँ में हाँ मिलाकर बोला, हाँ लिटिल मैडम, महिमा को खीर, पनीर, राजमा और मंचूरियन खाना है। डिश का नाम सुनकर लिटिल अवनी को चक्कर आने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने जिंदगी में पहली बार यह नाम सुना हो। फिर वह खुद को हिम्मत देते हुए बोली, लिटिल अवनी, तुम महान हो, तुम बेमिसाल हो, तुम सब कर सकती हो, चलो शुरू हो जाओ। इतना कहकर उसने भगोना चढ़ा दिया और चावल ढूंढने लगी। तभी उसे एक डिब्बा दिखा। वो उस डिब्बे को खोलकर अंदर देखते हुए हैरानी से बोली, मम्मा ने आज तक ऐसे चावल हमें क्यों नहीं खिलाया? लेकिन ऐसे गोल गोल चावल कहाँ से आने लगे? ये कहते हुए वो बार बार डिब्बे के अंदर हाथ डालकर उस चीज को छू रही थी। वही बगल में खड़े शेफ लिटिल अवनी को बताना चाहते थे कि मैडम, यह चावल नहीं साबूदाना है, पर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये बोल सके। लिटिल अवनी ने ढेर सारा साबूदाना चावल समझकर भगोने में डाल दिया, फिर दूध और उससे भी ज्यादा पानी मिला दिया। इतना काम करने के बाद लिटिल अवनी ने शेफ से पूछा, चीनी कहाँ है? शेफ कुछ बोलता उससे पहले ही लिटिल अवनी अपना हाथ दिखाते हुए बोली, रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगी, वरना तुम लोग सारा क्रेडिट खुद ही ले लोगे। इतना कहकर वह चीनी का डिब्बा ढूंढने लगी। फिर एक डिब्बे को उठाकर उसने खोलकर देखा और बोली, शायद ये पीसी हुई चीनी है। इतना कहकर उसने नमक का आधा डिब्बा भगोने में डाल दिया और बड़े प्यार से सब कुछ मिक्स करने लगी। फिर वो पनीर बनाने लगी। कढ़ाई में लिटिल अवनी ने ढेर सारा तेल डाला और पनीर को उल्टे सीधे तरीके से काटकर उसमें डाल दिया। इसके बाद उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करें, तो उसने शेफ की तरफ देखा तो शेफ हकलाते हुए बोला, मैडम। वो उसने इतना ही कहा ही कि लिटिल अवनी जज से बोली, मसाला डालना है ना? पता है मुझे। इतना कह उसने ढेर सारा मसाला पनीर में ऐसे ही डाल दिया। फिर उसने रवे का डिब्बा उठाया और उसे डालते पनीर में डालते हुए बोली, कितना नमक डालो, कितना नमक डालो? ये कहते कहते उसने 2-3 मुट्ठी भर भर के नमक डाल दिया। लगभग 2 मिनट तक उसने पनीर को पकाया। फिर वो कढ़ाई को उतारकर नीचे रखते हुए बोली, लो बन गया चुटकियों में पनीर, अब बस मंचूरियन और पुलाव ही बनाना है। इतना कहकर उसने चावल समझकर साबूदाना का डिब्बा उठा लिया। लगभग आधे घंटे बाद लिटिल अवनी का सारा खाना बनकर तैयार हो गया। उसने बड़े प्यार से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजाया। तभी उसने देखा एक मक्खी मंचूरियन में गिर गई। ये देख उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। यह देख उसने मंचूरियन को धकते हुए कहा, कौन सा इसे मुझे खाना है? वैसे भी वह महिमा नॉनवेज है, एक मक्खी खा लेगा तो क्या ही हो जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ नीरज जी और नीता जी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था। इस वक्त वो दोनों एक अंधेरे कमरे में बंद थे। नीरज जी को थोड़ा थोड़ा होश आया। वह अपने आसपास देखते हुए बोले, यह कौन सी जगह है, कितनी डरावनी है। इतना कहकर उन्होंने देखा नीता जी उन्हीं के बगल में बेहोश पड़ी हुई है। नीरज जी उन्हें उठाते हुए बोले, स्वीट हार्ट, स्वीटू उठो, होश में आओ, देखो हम किडनैप हो गए हैं। नीता जी को होश आया नीरज जी के उठाने से, मगर जैसे ही उन्होंने सुना कि वह किडनैप हो गई तो वो तुरंत घबरा गई। वो हकलाते हुए नीरज जी से बोली, क्या मैं फिर से किडनैप हो गई? नहीं नीरज जी, नीता जी को शांत कराते हुए हंसकर बोले, अरे शांत हो जाओ, और हाँ हाँ मुबारक हो, तुम दोबारा किडनैप हो गई। पर मैं तो पहली बार हुआ हूं ना, जब तक मैं यहाँ रहूंगा मुझे उस मानव के गुस्से को नहीं झेलना पड़ेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी में पहली बार किडनैप हुआ हूँ, कुछ तो मजे ले लूँ। उनकी बात सुनकर नीता जी गुस्से से बोली, पागल आदमी, अगर उन लोगों ने हमें मार दिया तो? उनकी बात सुनकर नीरज जी को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही उनके चेहरे पर जरा सा भी डर के भाव आए। वो आराम से बैठते हुए बेफिक्र होकर बोले, अरे जानेमन, तुमने ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा था जिन लोगों ने हमें किडनैप किया है उन्होंने ब्लैक ईगल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, मतलब मानव के दुश्मन। पक्का मानव को पकड़ने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, इसलिए वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाय, मैं तो बस उस मानव को पिटते हुए देखना चाहता हूँ। उन्होंने इतना ही कहा कि नीता जी उन्हें अपने पैरों से मारते हुए बोली, अपना मुंह बंद रखो, शर्म नहीं आती अपने दामाद के बारे में ये सब कहते हुए? नीरज जी मुंह बनाकर बोले, दामाद जाए तेल लेने, जब देखो वो मुझे परेशान करता रहता है, मुझसे घर का काम भी करवाता है और ऊपर से गुस्सा भी करता है। वो सच में डेविल है, डेविल। वही मानव सिंघानिया मेशन में बने गार्डन में खड़ा था। वीर उसके पास भागते हुए आया और घबराते हुए बोला, बॉस, मेरे एक आदमी ने बताया कि नीरज अंकल और नीता आंटी को ब्लैक ईगल ने अगवा कर लिया है। उसका कहना है कि अगर हम चाहते कि वो दोनों जिंदा रहे तो आपको खुद को उसके हवाले करना होगा। वीर की बात सुनकर मानव के हावभाव नहीं बदले। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह बात उसे पहले से ही पता थी। मानव बिना किसी भाव के एक गार्डन को घूरे जा रहा था। फिर वो धीरे से बोला, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, कोई पूछे तो कह देना मैं एक बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हूँ। इतना कहकर मानव वहां से चला गया। ये देख वीर हैरानी से चिल्लाया, बॉस, क्या आप अकेले जाने वाले हैं? रुकिए बॉस, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, रुकिए। मानव ने उसे अनसुना किया और नहीं रुका। वह कार लेकर अकेले ही वहां से चला गया। वही ईगल गैंग का लीडर एक बार में बैठकर सिगरेट पी रहा था। तभी ब्लैक ईगल अपने सिगरेट को बुझाते हुए अजीब तरह से बोला, मानव, 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 अब तुम खुद मेरी मुट्ठी में आओगे। मुझे पता था वह एस पकड़ा जाएगा, पर इतनी जल्दी ये नहीं पता था। खैर कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा परिवार मेरे कब्जे में है तब तक तुम भी मेरे कब्जे में रहोगे। इतना कहने के बाद वो राक्षसों की तरह हंसने लगा। तभी उसका एक आदमी जो किसी से बात कर रहा था अपना फोन काटकर ब्लैक ईगल से बोला, बॉस, वो मानव अपने घर से निकल चुका है, आप कहो तो उसके पूरे घर को बम से उड़ा दे। ब्लैक ईगल अपने आदमी को हाथ दिखाकर बोला, नहीं नहीं, पहले मुझे यह जानना है कि आखिर बटरफ्लाई गैंग का उस घर के लोग से क्या संबंध है, क्योंकि मैंने जहां तक पता किया है बटरफ्लाई गैंग के लोग उस फैमिली के आसपास ही रहते हैं। जरूर उस फैमिली से कोई उस गैंग से जुड़ा है। वही मानव के जाने के बाद वीर ने अपने सबसे पावरफुल टीम 7 को तैयार कर लिया था। उसने उन सब को मानव का पता लगाकर उसे प्रोटेक्ट करने को कहा और खुद भी सिंघानिया विला से निकल गया। वही बटरफ्लाई गैंग के कुछ लोग सिंघानिया विला के बाहर सिविल ड्रेस में घूम रहे थे। जैसे ही उन्होंने मानव को बिना किसी सिक्योरिटी के जाते देखा तो उसमें से कुछ लोग बाइक से उसका पीछा करने लगे और उनमें से एक किसी को फोन करने लगा, कंटिन्यू, क्या ब्लैक ईगल मानव को मार देगा या मानव उसे हराकर नीरज जी और नीता जी को बचा लेगा? और क्या होगा जब महिमा खाएगा लिटिल अवनी के हाथ का बना खाना? वीर मानव का पीछा करते हुए घर से निकल तो गया, लेकिन मानव उससे काफी दूर निकल चुका था, इसलिए वीर को मानव कहीं भी नजर नहीं आया। उसने सड़क के किनारे अपनी कार को रोका और किसी को फोन करके गुस्से से कहा, जल्दी से बॉस को ढूंढो, बॉस अकेले गए हैं, कोई भी अनवर हमला कर सकता है, जल्दी करो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक ईगल अपने घर में बैठा मानव के आने का इंतजार कर रहा था और वो आज बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। ब्लैक ईगल ने अपने एक आदमी से पूछा, वो अभी तक आया यो नहीं, कितना वक्त हो गया है? जिस आदमी से ब्लैक ईगल ने पूछा वो अपना सर झुकाते हुए बोला, बॉस, हमारे आदमी उस पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह वक्त हाईवे के पास है,
उसकी बात सुनकर ब्लैक ईगल की आंखों में चमक आ गई। वो हंसते हुए बोला, आखिरकार आज मेरी और तुम्हारी मुलाकात होकर ही रहेगी। मानव सिंह इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। वही खुशी और श्री आराम से गार्डन में बैठी थी और उन्होंने गार्डन साफ करने के लिए बॉडीगार्ड्स को लगा दिया था। खुशी अपने हाथ पैर फैलाकर वह गार्डन में लेट गई और थकी हुई आवाज में श्री से बोली, मैं तो थक गई, पता नहीं अंदर बागियों का क्या हाल हुआ होगा। उसकी बात सुनकर श्री पहले खुद उठी थी, फिर खुशी को उठाते हुए बोली, चलो अंदर चलकर देखते हैं। वह दोनों थके हुए कदमों से अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने डाइनिंग टेबल पर खाना देखा तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। खुशी जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, पर वह कुछ भी छू पाती उससे पहले ही लिटिल अवनी जो वहीं पर खड़ी थी खुशी को रोकते हुए बोली, अरे रुक जाओ, रुक जाओ, ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसे मत खाओ, इसे मैंने बनाया है और इसमें मक्खी पड़ी है। लिटिल अवनी के ये कहते ही खुशी तुरंत दूर हो गई। तभी महिमा वहां गुनगुनाते हुए आया और पूछा, क्या बनाया है? खुशी मुस्कुराते हुए बोली, महिमा जी, नॉनवेज। इतना कहकर वो मक्खी के बारे में याद करने लगी। महिमा ने जैसे ही खाना खोल कर देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि खाना देखने में बहुत अजीब लग रहा था। मगर जैसे ही उसने पहला बाइट लिया उसे उल्टी जैसे आने लगी। महिमा से अब और नहीं खाया जा रहा था, इसलिए वो अपनी जगह से उठने लगा। ये देख सभी गर्ल्स गुस्से से महिमा को देखने लगी। लिटिल अवनी ने तो चक्कू भी उठा लिया। बेचारा महिमा डर के कारण जैसे जैसे खाना खा रहा था। पूरा खाना खाने के बाद महिमा के अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि वह अपनी जगह से उठ भी सके। तभी पास में ही खड़ी रानी ने लिटिल अवनी से पूछा, लिटिल अवनी, खुशी ने कहा था तुमने नॉनवेज भी बनाया है, वह कहाँ है? उसकी बात का जवाब देते हुए लिटिल अवनी अपने दांत दिखाते हुए बोली, वह तो महिमा ऑलरेडी खा चुका है। वो क्या है ना, मंचूरियन में मक्खी गिर गई थी। मक्खी भी तो नॉनवेज ही है न। यह सुनकर के महिमा के हाव भाव बदल गए। वो तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख के बाहर की ओर भागा। उसके जाने के बाद सभी गर्ल्स हंसने लगी। पूरी दूसरी तरफ मानव की कार हाईवे के पास पहुंची। मानव ब्लैक ईगल के बताए एड्रेस पर जा रहा था। मानव ने जैसे ही कार को राइट साइड घुमाया उसने देखा एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रही है। मानव ने तुरंत अपनी कार को रोका और दूसरी तरफ से जाने लगा, पर वो ट्रक फिर से मानव के कार की तरफ आने लगी। अब मानव को यकीन हो गया था कि ट्रक उसे ही नुकसान पहुंचाने आया है। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और दूसरे रास्ते से जाने लगा। ट्रक वाले ने भी अपनी स्पीड बढ़ाई और मानव की कार को पीछे से टक्कर मार दिया। टक्कर लगने के कारण मानव की कार पीछे से डैमेज हो गई और मानव का सर भी स्टीयरिंग से टकराते टकराते बचा। तभी दूसरा ट्रक भी आ गया। अब मानव की कार बीच में थी और दोनों ट्रक उसकी कार के अगल बगल थे। मानव ने जैसे ही अपने कार की स्पीड बढ़ाई, ट्रक वाले ने भी ट्रैक की स्पीड बढ़ा दी। मानव को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से निकले कैसे। उसके माथे पर सिकन आ गई। उसने मन में कहा, आखिर किसने भेजा होगा इन्हें? ब्लैक ईगल तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वह भले ही बुरा है पर वो हर लड़ाई को फेयर तरीके से लड़ता है, ऐसे पीठ पीछे वार करके नहीं लड़ता। इतना कहकर मानव अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। तभी एक ट्रक ने अपनी स्पीड कम कर ली। जैसे ही मानव की कार आगे निकली, पहले ट्रक ने उसकी कार को उड़ा दिया। मानव की कार गुलाटी खाते हुए काफी दूर जाकर गिरी। मानव के माथे से काफी खून निकलने लगा था। उसके शरीर पर जगह चोट के निशान आ गए थे। मानव कार से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी दूसरे ट्रक ने फिर से उसकी कार को टक्कर मार दी। इस बार मानव की कार सीधा जाकर ब्रिज से टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के अंदर बैठे मानव के शरीर से पानी की तरह खून बहने लगा। वह लगभग बेहोशी की हालत में आ चुका था। तभी मानव के कानों में लिटिल अवनी की आवाज गूंजी, हब्बी, आप हमेशा मेरे पास रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। लिटिल अवनी के बारे में सोचते ही मानव के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। मानव की कार इस वक्त ब्रिज पर लटक रही थी। अगर कोई थोड़ा सा भी धक्का देता तो कार सीधा ब्रिज के नीचे पानी में गिरती जाकर। तभी पहला ट्रक वहां से चला गया, मगर दूसरे ट्रक ने जाने से पहले मानव की कार को ब्रिज में गिरा दिया और वहां से निकल गया। आसपास सुनसान एरिया होने के कारण कोई भी इस एक्सीडेंट को नहीं देख पाया और न ही कोई भी मानव की मदद कर पाया। बटरफ्लाई गैंग के लोग जो मानव का पीछा कर रहे थे वह भी काफी ज्यादा दूर थे, क्योंकि मानव बहुत ही ज्यादा फास्ट ड्राइव करके आया था। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक ईगल मानव का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ वाले इंसान की बात सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसका फोन जमीन पर गिर गया। वह हकलाते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही लिटिल अवनी रूम में बैठकर मानव का इंतजार कर रही थी। वह मानव की फोटो देखते हुए बोली, हब्बी, आप कितनी समय तक आओगे? पता नहीं क्यों पर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा। शायद इसलिए क्योंकि मैंने आपसे छुपाया कि मेरी रिपोर्ट ब्लैक ईगल ने बदलवा दी थी। आप जैसे आओगे
मैं बता दूंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोल ही रही थी कि तभी उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया। लिटिल अवनी ने जैसे कॉल उठाया, दूसरी तरफ पहले इंसान की बात सुनकर उसके चेहरे के रंग उड़ गए। उसके माथे से पसीना निकलने लगा और उसके हाथ कांपने लगे। उसका फोन भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। 4 साल बाद कंटिन्यू आगे जानने के लिए बने रहे। सुबह के 5 बजे एक लड़की ट्रैक सूट पहनकर सड़क पर दौड़े जा रही थी। उसके माथे से पसीना पानी की तरह बह रहा था, पर उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह जरा सा भी थकी है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे। लगभग 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो लड़की पार्क में जाकर एक्सरसाइज करने लगी। वहां आसपास मौजूद लोग उस लड़की को ही घूर रहे थे, पर उस लड़की को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लगभग 1 घंटे तक एक्सरसाइज करने के बाद वह लड़की पार्क से जाने लगी। उस लड़की के कानों में ईयरफोन लगे थे, जिससे वो किसी को ऑर्डर दे रही थी। वो लड़की बिना किसी भाव के फोन के दूसरी तरफ वाले इंसान को ऑर्डर देते हुए बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग ये काम कैसे करते हो, पर मुझे पूरा काम मेरे आने तक चाहिए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और दौड़ते हुए कुछ मिनट बाद अपने घर पहुंच गई। उसने रूम में जाकर कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। 1 घंटे बाद जब वह लड़की वॉशरूम से निकली तो उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। बालों की पोनी बनाई हुई थी, पर अभी भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखें एकदम सुनी थी। उसने बेड पर रखी एक फाइल को उठाया और अपने एक हाथ को जेब में डालकर रूम से निकल गई। नीचे पहुंचकर उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और घर से निकल गई। हॉल में मौजूद लोग बस इस लड़की को देखते ही रह गए। एक लड़की जो डाइनिंग टेबल पर बैठे लोगों को खाना सर्व कर रही थी, उसने उदास मन से कहा, पता नहीं यह लड़की किसी से बात क्यों नहीं करती। अगर मान और मानवी न होते तो पता नहीं इसका क्या होता। उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए एक 33 साल का लड़का बोला, तुम सही कह रही हो सोना, आज मान यहाँ नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर ये बिना कुछ खाए चली गई। इतना कहकर अर्जुन, राज और अभी को अपने साथ चलने का इशारा किया और फिर तीनों वहां से चले गए। उनके जाते ही रानी, खुशी, श्री और सोना एक दूसरे को देखने लगी। वही दूसरी तरफ लगभग 10 से 12 चमचमाती BMW कार एक आलीशान गगनचुम्बी बिल्डिंग के सामने रुकी। बॉडीगार्ड जल्दी कार से बाहर निकले और बीच वाली कार का दरवाजा खोला तो उसमें से एक खूबसूरत सी लड़की ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहनकर बाहर निकली। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं था। वह बिना किसी की तरफ देखे सीधा लिफ्ट में चली गई और टॉप फ्लोर का बटन दबा दिया। कुछ देर बाद वो सीईओ के कैबिन में पहुंची, जहां पर 6 से 7 लोग पहले से ही मौजूद थे। वह सभी उस लड़की को देखते ही खड़े होकर ग्रीट करते हुए बोले, गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। उन सबके विश का उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर सीईओ के चेयर पर बैठ गई। उसके बैठते ही डिजाइन डिपार्टमेंट के हेड ने उस लड़की को फाइल देते हुए कहा, प्रेसिडेंट, यह वह फाइल है जो आपको चाहिए थी। उस लड़की ने पहले घूर के सभी को देखा, फिर उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वह फाइल को देख रही थी वैसे वैसे उसे गुस्सा आ रहा था। उस लड़की ने फाइल को बहाते हुए गुस्से से कहा, यह क्या है, तुम सभी इसे काम कहते हो। उस लड़की के इस तरह चिल्लाने से सभी लोग डर गए। एक एम्प्लॉय हकलाते हुए बोला, प्रेसिडेंट, क्या हमसे कोई गलती हो गई है। उसने इतना कहा ही था कि वह लड़की दरवाजे की तरफ इशारा करके रूड वॉइस में बोली, गेट आउट। उसके इतना कहते ही सभी लोग भाग गए, क्योंकि वह अपनी प्रेसिडेंट का गुस्सा अच्छा जानते थे। अगर वह लोग नहीं जाते तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता। नौकरी से निकालना तो जैसे उनके प्रेसिडेंट का फेवरेट काम था। वही सबके जाते ही वो लड़की लैपटॉप में कुछ करने लगी। तभी बिना नॉक किए कोई केबिन के अंदर आया और गुस्से से बोला, बेबी, तुमने आज फिर ब्रेकफास्ट स्किप किया। किसी की आवाज सुनकर उस लड़की ने लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर 2 लगभग 3.5 साल के बच्चे खड़े थे। उनमें से एक लड़का था जो बिना किसी भाव के उसी को देख रहा था और दूसरी लड़की जो मुस्कुरा रही थी। वह दोनों ही बच्चे दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। लड़के ने ब्लैक कलर की पैंट और शर्ट पहनी हुई थी और लड़की ने पिंक कलर की टॉप और वाइट कलर की स्कर्ट। उस लड़की ने अब आईब्रो ऊपर करके उस लड़के से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मान, तुम लोग तो कुछ दिनों बाद आने वाले थे ना। मान, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो उस लड़की की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, अवनी, आप इसी तरह अपने ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच को स्किप करोगे तो हमें आना ही पड़ेगा। अवनी उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली, कितनी बार कहा है मुझे मेरे नाम से मत बुलाया करो। उसके इस तरह चिढ़ने से मान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये है मान और मानवी। मानव और अवनी के बच्चे, दोनों बच्चे देखने में बिल्कुल मानव की फोटोकॉपी लगते हैं, पर मान की पर्सनैलिटी की तरह है। लेकिन उसके उलट एक चुलबुली और शैतान बच्ची थी। इन सालों में अवनी भी बिल्कुल बदल गई। वह बस हर वक्त अपने आप को काम में डुबो देती थी, खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी।
पर मान बिल्कुल मानव की ही तरह अवनी और मानवी का ध्यान रखता था। उन दोनों ने मानवी को तो जैसे इग्नोर ही कर दिया था। यह देख मानवी ने अपने हाथ में पकड़ा टेडी बियर मान के ऊपर ऊपर फेंकते हुए गुस्से से बोली, भाई आप हलबाल बेबी का अटेंशन ले लेते हो, अब सामने से हटो। इतना कहकर उसने मान को धक्का देकर किनारे कर दिया और जाकर अवनी की गोद में बैठ गई। यह देख अवनी ने एक आईब्रो चढ़ा ली। ये देख मानवी प्यारी सी आवाज में बोली, अच्छे गुच्छा मत हो, देखो मैं तो प्याली सी बच्ची हूँ जो अभी अभी पैदा होकर आई है, मुझे ऐसे मत दलाओ। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ अवनी के गले में डाल दिए। वही अपनी बहन की नौटंकी देख मान ने अपना सर नमे हिला दिया और वह अवनी से बोला, बेबी मैंने आरव अंकल से कहकर ब्रेकफास्ट मंगाया है, आपको अभी और इसी वक्त उसे खत्म करना होगा। और हाँ, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, यह मेरा ऑर्डर है। इतना कहते ही मान के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। वही मान को इस तरह खुद पर ऑर्डर चलाता देख लिटिल अवनी चिढ़ गई, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उस पर ऑर्डर चलाए, पर उसका यह बेटा हमेशा उस पर ऑर्डर चलाता है। अवनी उसे मना करते हुए बोली, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम मुझे इस तरह ऑर्डर देना बंद करो। मान अपनी आंखें छोटी करके उसे वार्निंग देते हुए बोला, ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं करना तो मत करो, पर इसका अंजाम क्या होगा वो आपने सोचा है। इतना कहकर वो डेविल स्माइल करने लगा। उसे इस तरह मुस्कुराता देख अवनी अपने दांत पीसते रह गई, पर मानवी कहाँ चुप रहने वाली थी। वह अपनी आंखें मटकाती हुई बोली, डेविल भाई, बेबी को डलाओ मत समझे, और मैं छप समझती हूँ आपको मुझसे और बेबी से जलन होती है, क्योंकि हम दोनों आपसे ज्यादा छूंदल है। आप हमें खिला खिला कल मोटा करके बदछूलत करना चाहते हो, इसीलिए तो जब देखो मुझे और बेबी को खिलाते रहते हो। इतना कहकर उसने अपना मुंह फुला लिया। मानवी गुस्से में बहुत ज्यादा क्यूट लगने लगी। भले ही मान सही से शब्दों को बोलता था, पर मानवी थोड़ा बहुत शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाती थी। मान ने देखा उसकी बहन और उसकी मॉम दोनों ही गुस्से से उसे देख रही है, तो वह अपने हाथ खड़े करके बोला, ठीक है, आप दोनों को के लिए खाना सर्व मैं खुद करूंगा। मान की बात सुनकर अवनी और मानवी के एक्सप्रेशन थोड़ा नॉर्मल हुए। उन दोनों के चेहरे को देखकर मान मन में बोला, दोनों को संभालना कितना मुश्किल है। थैंक गॉड मेरे पास डैड के जीन्स है। कुछ देर बाद ही कुछ लोग केबिन में ब्रेकफास्ट लेकर आए। मान ने उन्हें जाने का इशारा किया और अवनी मानवी के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। सर्व करने के बाद मान दोनों हाथ बांधे गुस्से से दोनों लड़कियों को घूर रहा था, क्योंकि वह दोनों ही खाने में नखरे दिखा रही थी। अवनी के केवल एक सैंडविच सिखाया था। यह देख मान गुस्से से बोला, 4 मिनिमम 4 खत्म होने चाहिए। उसकी बात सुन अवनी उसे गुस्से से देखने लगी। उन लोगों की नोक झोंक देख आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मन में बोला, मान बिल्कुल बॉस की तरह है। वही मानवी जो पोहा खा रही थी, वह अचानक की ड्रामा करते हुए बोली, भाई मुझे तो लग रहा है कि चम्मच अब मुझसे उठेगा ही नहीं, ये इतना भारी हो गया है, अब मैं कैसे खाऊं। इतना कहकर वो सोफे पर अपने हाथ फैलाकर बैठ गई और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे इस तरह ड्रामा करते देख अवनी उसे घूरने लगी। मान ने भी कुछ देर मानवी को घूरा, फिर उसे ठीक से बैठा कर अपने हाथों से खिलाते हुए बोला, साफ साफ बोलो कि तुम्हें अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करना, आलसी कहीं की, तुम्हें कोई भी काम करना नहीं आता, हर काम तो तुम मुझसे कराती हो, पता नहीं तुम्हारे अंदर इतने खराब जीन्स कहाँ से आए। उसके यह कहते ही अवनी उसे गुस्से से देखने लगी। वही आरव और मानवी अवनी को देखने लगे, क्योंकि उन दोनों को ही पता है कि ये जीन्स उसके अंदर कहाँ से आए। मान जो मानवी को खिला रहा था, वो अवनी से बोला, बेहतर होगा हमें घूरने से अच्छा आप अपने काम पर ध्यान लगाएं, तो हो सकता है आज हम जल्दी घर पहुंच जाए। अवनी ने टिश्यू पेपर से अपने हाथों को साफ किया और फिर से अपना काम करने लगी। मान ने मानवी को खिलाने के बाद आरव से कहा कि वह किसी के बुलाए बर्तन ले जाने के लिए। वही मानवी जाकर अवनी के गोद में बैठ गई। उसके कान में धीरे से बोली, बेबी क्या तुमने देखा नहीं, बड़े भाई आपको ताना मार रहे थे, वह आपको ही आलसी बोल रहे थे और वह आपके जीस को ही खराब कह रहे थे। उसकी बात सुनकर अवनी मान को गुस्से से घूरने लगी। वही मानव की तरह मान के सेंस भी काफी तेज थे। भले ही वो थोड़ी दूरी पर बैठा था, पर उसे साफ सुनाई दे रहा था कि उसकी बहन उसकी की चुगली कर रही है। उसने उसे इग्नोर किया और सोफे पर बैठकर अपने टेबलेट में कुछ करने लगा। इसी तरह शाम के 5 बज गए। मान ने देखा अवनी अभी भी अपने काम में बिजी है। उसने अवनी के हाथ से फाइल छीनकर एक तरफ रखा और उसे देखते हुए बोला, क्या आपने वक्त नहीं देखा, यह जाने का टाइम है। अवनी उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोली, मान मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम सब जाओ, मैं 9 बजे तक काम खत्म करके आ जाऊंगी। तभी मानवी जो सो रही थी, वह अचानक उठी और चिल्लाते हुए मान से बोली, नहीं भाई, बेबी पर विश्वास मत करो,
वह पक्का लात भल काम कलेगे। उसकी बात सुनकर अवनी उसे गुस्से से देखने लगी तो मानवी सोफे पर उसी तरह पड़े हुए बोली, काश कोई मुझे बच्ची को गोद में उठाकर ले जाता, ऐसा लग रहा है मेरे पैलों में जान ही नहीं बची। अवनी ने खुन्नस में उसे देखा और उसे गोद में उठाकर ऑफिस से निकल गई। अवनी बैक सीट पर बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी, तभी उसकी नज़र एक ब्रिज पर पड़ी। उसने तुरंत ड्राइवर को कार रोकने को कहा और फिर से अपनी खाली आंखों से उस ब्रिज को देखने लगी। पर मान और मानवी उस ब्रिज को गुस्से से देख रहे थे। मन की मुट्ठी गुस्से के कारण कस गई, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। अवनी के कहने पर ड्राइवर ने कार रोक दी, पर अवनी जैसे ही कार से उतरने लगी, मान ने उसका हाथ कसके पकड़ते हुए कहा, बेबी आप कहीं नहीं जाओगे। फिर वह ड्राइवर से बोला, घर चलो। मान की बात मानते हुए ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। ये देख अवनी गुस्से से बोली, क्या मैंने कार चलाने को कहा? नहीं न। इतना कहकर वह मान के हाथ को अपने हाथ से हटाकर बाहर जाते हुए बोली, मान मेरा इंतजार करो और बाहर मत आना। मान कुछ बोलता उससे पहले अवनी कार से उतर गई और ब्रिज के पास खड़ी होकर नीचे पानी को देखने लगी। शाम का टाइम था, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी जिससे लिटिल अवनी के बाल हवा में लहरा रहे थे। अवनी एक तक पानी को देखते हुए बोली, 4 साल कम नहीं होते, आप कब वापस आओगे? आपको पता है मैं यहाँ हर रोज आती हूँ सिर्फ आपसे मिलने, पर आप हो कि मुझसे बात ही नहीं करते। इतना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बोली, देखना जब आप वापस आओगे ना तब मैं आपसे नाराज होकर चली जाऊंगी, फिर आप भी मुझे ढूंढते रहना। आप सच में बहुत बुरे हैं। इतना कहने के बाद उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और हवाओं को महसूस करने लगी। वही कार में बैठा मान गुस्से से अवनी को देख रहा था। तभी उसने किसी को कॉल करके गुस्से से कहा, मैं अब और नहीं संभाल सकता, बेहतर होगा कि आप खुद आकर संभाल ले। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और मानवी की तरफ देखना लगा, जो उसे ही अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। मानवी ने अपनी आंखें छोटे करके उससे पूछा, भाई आप किससे बात कर रहे थे? मान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बाहर की तरफ देखने लगा। तभी मानवी भी बाहर की तरफ देखने लगी। वो अवनी को देख उदास होकर बोली, भाई क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जिससे अवनी खुश हो जाए? मान उसकी तरफ देखते हुए सपाट लहजे में बोला, ठीक है उन्हें मानव सिंह लाकर दे दो, वह खुश हो जाएंगी। उसका डायरेक्ट जवाब सुनकर मानवी चुप हो गई और अपना मुंह बनाते हुए बाहर देखने लगी। वही 15 मिनट बाद अवनी ने अपने आंसू पोंछे और पलटकर कार की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से ही एक बाइक वाला अवनी की तरफ बढ़ने लगा। हेलमेट के कारण उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। वो तेज रफ्तार से अवनी की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने एक हाथ से अवनी की कमर को पकड़ के खुद के आगे बैठा लिया और फुल स्पीड से वहां से निकल गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अवनी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। वही कार में बैठी मानवी ने जब ये देखा तो वो चिल्लाने लगी, भाई भाई मॉम का किडनैप हो गया, देखो कोई बेबी को ले गया। इतना कहकर वो मान के कंधे पर अपने हाथों से मारने लगी। वही मान उसे ठीक से बैठाते हुए बोला, वह घर आ जाएंगी, तुम ठीक से बैठा। इतना कहकर उसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया, पर मानवी चुप नहीं बैठी। वो चिल्लाते हुए बोली, भाई बेबी घर कैसे आएगी? उन्हें बाइक वाले भैया ले गए। मान अपने कानों में हेडफोन लगाकर बैठ गया था, ये सोचकर कि कहीं उसकी बहन उसका सर दर्द और न बढ़ा दे। वही अवनी बहुत घबरा गई थी। वो उस बाइक वाले पर चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो, छोड़ो मुझे, तुम्हें पता नहीं है अवनी सिंह क्या चीज है? पर उस बाइक वाले को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह अपनी स्पीड में ही बाइक चलाए जा रहा था। यह देख अवनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बाइक रोको वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जब बाइक वाले ने देखा बाइक की अवनी हैंडल को पकड़कर इधर उधर घुमा रही है तो वो गुस्से से बोला, चुपचाप बैठो वरना इसी बाइक से फेंक दूंगा। अवनी उसकी धमकियों से डरने वाली नहीं थी। वह भी उसी टोन में बोली, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, समझे? रोको नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उसकी धमकी सुनकर भी इस बाइक वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर इसके उलट उसने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। स्पीड बढ़ते देख लिटिल अवनी को डर था कहीं वह गिर ना जाए, इसलिए उसने अपने दोनों पैरों को उस आदमी के कमर पर रख दिया और उसे कसके पकड़ लिया। उसकी इस हरकत वो आदमी हंसते हुए बोला, गुड गर्ल। पता नहीं क्यों पर अवनी को इस आदमी की आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आदमी को जानती हो। तभी लिटिल अवनी जिसका सर उस आदमी के सीने पर था, उसे महसूस हुआ कि इस आदमी की धड़कन बढ़ती ही जा रही है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। लगभग 15 मिनट बाद उस लड़के ने एक होटल के सामने अपनी बाइक रोकी और लिटिल अवनी को जबरदस्ती अपने साथ अपने रूम में ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया। अवनी ने खुद को संभाल और पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े आदमी को देखा, जिसके आंखों पर मास्क लगा था। सिर्फ उसके नाक के नीचे का हिस्सा ही दिख रहा था
उस आदमी की आंखें समंदर सी गहरी थी जिसमें कोई भी डूब सकता था। पता नहीं क्यों पर अवनी को ये आंखें जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी अवनी एकदम से होश में आई और उसे याद आया कि इस आदमी ने उसे किडनैप किया है। ये याद आते ही वह गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुमने अवनी सिंह को छूकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? उसकी बात सुनकर वह आदमी मुस्कुराने लगा। वो धीरे धीरे चलकर अवनी के पास आया और उसकी तरह झुकते हुए कर्कश आवाज में बोला, हिम्मत तो सिर्फ किडनैप करने की नहीं है मेरे अंदर, मुझमें इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हारे साथ जब मन चाहे तब सो सकता हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर वो अवनी को अपनी हवस भरी नजरों से देखने लगा। फिर वो आदमी अवनी के कानों में बोला, काफी खूबसूरत हो तुम। कैसा रहेगा अगर तुम आज रात मेरे साथ बिताकर मुझे खुश करो और उसके बदले में तुम्हारे बच्चों का पिता बनने को तैयार हूँ। वैसे भी तुम्हारा पति तो मर चुका है ना? उसने इतना ही कहा था कि अवनी ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोली, मेरे हस्बैंड का नाम मत लो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं ही जो किसी के साथ भी सो जाए। उस आदमी ने अचानक ही अवनी की कमर को कस के पकड़ लिया और उसके गालों को छूकर बोला, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत गलत किया है बेबी, अब इसकी कीमत तुम्हें मेरी हर बात मानकर चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वो आदमी मुस्कुराते हुए अपने होठों पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। उसकी इस हरकत को देख अवनी उसे अजीब नजरों से देखने लगीं। फिर अवनी उस आदमी को धक्का देते हुए बोली, तुम कौन हो और मुझे क्यों किडनैप किया है? क्या तुम्हें पैसा चाहिए? उसकी बात सुनकर वो आदमी उसके गालों को सहलाते हुए बोला, बेबी डॉल, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। मैं हर रोज तुम्हें उस ब्रिज के पास देखता हूँ, तुम्हें ऐसे उदास देखकर मेरा दिल रोता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊं तुम्हें खुश करने के लिए। और तुम्हारा दूसरा सवाल कि मैं कौन हूं तो सुनो, वो हूं जिसे तुम्हारी आंखें हर पल ढूंढती है, पर सामने होते हुए भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रही। उसके पहेलियों जैसी बातें सुनकर अवनी को गुस्सा आ रहा था। उसने उस आदमी के चंगुल से निकालने की कोशिश की, पर उससे पहले ही उस आदमी ने अवनी के होठों को चूम लिया, जिसे महसूस कर अवनी एकदम से शॉक हो गई। इस अचानक की किस से अवनी शॉक हो गई। उसके माइंड ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। वही वो मास्क तो पागलों की तरह लिटिल अवनी को चूमे जा रहा था। उसने अवनी पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। अचानक ही अवनी अपने होश में वापस आई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उस मास्क मैन की पकड़ कुछ ज्यादा ही मजबूत थी, जिस कारण अवनी उसके चंगुल से निकल नहीं पा रही। तो अचानक ही अवनी ने मास्क मैन की जीभ काट ली। दर्द के कारण मास्क मैन अवनी से दूर हो गया और उसे गुस्से से घूरने लगा, पर इससे पहले वह कुछ समझ पाता, अवनी उससे दूर हुई और एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया। यह दूसरा थप्पड़ है जो अवनी ने उस मास्क मैन को मारा था। अवनी उसे उंगली दिखाकर गुस्से से बोली, मैंने कहा मुझसे दूर रहो, और तुम हो कि मुझे जबरदस्ती किस कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? इतना कहते कहते उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। वही मास्क मैन अपने गालों पर हाथ रखकर गुस्से से अवनी को देख रहा था, पर अचानक ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फिर से अवनी की कमर को पकड़ के खुद के करीब खींच लिया और प्यार से बोला, ये बेबी, इतना गुस्सा? मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना गुस्सा भी आता है। इतना कहकर वह हंसने लगा। उसे इस तरह हंसता देख लिटिल अवनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने खड़ा यह आदमी पागल हो चुका है। अवनी उसके कॉलर को पकड़कर दांत पीसते बोली, इस तरह हंस क्यों रहे हो? मास्क मैन अपनी हंसी रोक कर बोला, मैं यह सोच रहा था कि तुम्हारे अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे थप्पड़ मार सके। पहले भी तुमने मुझे थप्पड़ मारा था और अब फिर से। उसकी बात सुनकर लिटिल अवनी कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी और फिर पूछा, मैंने तुम्हें पहले कब मारा? झूठे। इतना कहने के बाद वो फिर से अपने ना मुंह फुलाकर बोली, मुझे लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मैं एक डॉक्टर होती तो जरूर तुम्हारा दिमाग खोल कर देखती कि उसमें है क्या। किडनैपर कहीं के मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहकर वह अपने हाथों का पंच बनाकर मार्क्समैन को दिखाने लगी, तो मास्कमैन उसे ऊपर से नीचे तक देखकर मजाक उड़ाते हुए बोला, तो यह छोटी सी छिपकली मुझे जान से मारेगी? ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारी ताकत। इतना कहकर मास्कमैन ने अपने हाथों को जेब में डालकर लिटिल अवनी के सामने खड़ा हो गया। लिटिल अवनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वो इस आदमी को अच्छा सबक सिखाएगी। उसने अपने पैर के पास छुपे हुए खंजर को निकाला, जो अक्सर वो अपने पास रखती है सेफ्टी के लिए, और मास्कमैन के ऊपर वार कर दिया, पर मास्कमैन ने आसानी से उसको पकड़ लिया। यह देख लिटिल अवनी का पारा चढ़ गया। उसने अपना घुटना मोड़कर मास्कमैन के पेट पर मार
दिया, जिसके कारण मास्क मैन थोड़ा झुक गया। इस बात का फायदा उठाकर लिटिल अवनी ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे लात और घूं से मारने लगी। फिर लिटिल अवनी ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीठ पर लगा दिया और उसके पीठ पर बैठकर गुस्से से बोली, बहुत रोमांस सूझ रहा था ना तुम्हें? और तुमने क्या कहा था मुझसे शादी करनी है, मेरे बच्चों के पिता बनना है? मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी कि तुम किसी के पिता बनने लायक नहीं रहोगे। उसका गुस्सा देख मास्क मैन, जिसका सर जमीन से सटा हुआ था, वह हंसते हुए बोला, ओह माय गॉड, तो बेबी डॉल तुम मुझे पिता बनने लायक नहीं छोड़ोगी? मैं तो डर गया। इतना कहकर वो और जोर जोर से हंसने लगा। लिटिल अवनी उसकी हंसी से इरिटेट हो चुकी थी। फिर अचानक उसका ध्यान मास्क पर पड़ गया और वह धीरे धीरे अपने हाथ को मास्क की तरफ ले जाने लगी, क्योंकि वह इस आदमी का चेहरा देखना चाहती थी। वही जैसे ही मास्क मैन को महसूस हुआ कि अवनी उसके मार्क्स को निकालने की कोशिश कर रही है, उसने हंसता बंद किया और रूड वॉइस में बोला, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मास्क मैन की अचानक से इतनी डरावनी आवाज सुनकर लिटिल अवनी थोड़ा चौंक गई। फिर वो अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्यों, तुम एक बदसूरत इंसान हो, इसलिए तुम्हारा चेहरा खूबसूरत नहीं है, इसलिए तुम मुझे दिखाने से डर रहे हो? एक मिनट, कहीं तुम कोई क्रिमिनल तो नहीं हो? पर जो भी हो, मैं तो तुम्हारा चेहरा देख कर रहूंगी। इतना कहकर उसने लगभग मास्को को पकड़ ही लिया था, पर मास्क मैने ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नीचे दबाते हुए दांत पीसकर कहा, ना 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 जाना, अभी यह वक्त नहीं है मेरी मुंह दिखाई का। और रही बात खूबसूरत की, तो मैं इतना खूबसूरत हूँ कि मेरा चेहरा देखते ही तुम खुशी से पागल हो जाओगी। तुम्हारा मन हर पल मुझे प्यार करने को करेगा और हो सकता है तुम मुझे कई दिनों तक बेड से उठने भी ना दो। इतना कहकर उसने एक आंख मार दी। लिटिल अवनी चिढ़ गई। उसने मास्क मैन को धक्का देकर खुद के ऊपर से हटाया और खड़ी होकर बोली, मैं सिर्फ मेरे हब्बी को देखकर खुश होती हूँ और उन्हें ही प्यार करती हूँ, समझे? तो इसलिए अपनी घटिया जुबान बंद रखो। मास्क मैन अवनी से फ्लर्ट करते हुए बोला, अरे तो जब मैं तुम्हारा हबी बन जाऊंगा तब मुझे प्यार कर लेना। वह क्या है ना, मैं शरीफ इंसान हूँ, शादी से पहले यह सब नहीं करता। इतना कहकर वो शर्माने लगा। वही अवनी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह इस आदमी को जान से मार देना चाहती थी, क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। मास्क मैन भी उसकी इरिटेशन को समझ रहा था। वह उसे और गुस्सा दिलाने के लिए बोला, वैसे सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तो हमारी सुहागरात का भी इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। सा लग रहा है जैसे मेरा दिल थरकी हो रहा है। कैसा रहेगा अगर मैं आज ही तुम्हारे घरवालों से तुम्हारा हाथ मांग लूं? फिर हम शादी करेंगे और रात को सुहागरात, फिर मैं और तुम बिना कपड़ों के मजा ही आ जाएगा। उसने इतना ही कहा था कि लिटिल अवनी ने अपने जूते को उतारकर उसके मुंह पर फेंक दिया। जूता सीधा मास्क मैन के मुंह पर लगा। अवनी गुस्से से बोली, कमीने कहीं के गधे, मगरमच्छ, एनाकोंडा, राक्षस, अपना मुंह बंद रखो। इतना कहने के बाद उसने रूम का डोर खोला और बाहर भाग गई। वही मास्क मैन को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, पर उसने जैसे ही देखा कि अवनी भाग गई, वह भी उसके पीछे भागा। वही मान बिना किसी भाव के घर के अंदर जा रहा था, पर मानवी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो मान से बोली, बेबी कहाँ है? उन्हें बुलाओ वरना मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। मान उससे सपाट लहजे में बोला, क्या तुम भूख हड़ताल की बात कर रही हो? अगर ऐसी बात है तो अपने हाथ में पकड़ी चॉकलेट को फेंक दो। चॉकलेट को फेंकने के नाम से मानवी को गुस्सा आ गया। वह मान को चुप कराते हुए बोली, भाई आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, पल अभी मुझे मम्मी चाहिए, बुलाओ उन्हें। मान उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, बेबी हमारे लिए नए डैड लेने गई है, चिंता मत करो, वह वापस आ जाएगी। वही अर्जुन, राज, अभी, परी, सोना, नीरज जी और नीता जी, जो उन दोनों से कुछ ही दूरी पर खड़े थे, जैसे ही उन्होंने सुना कि अवनी मान और मानवी के लिए नया डैडी लेने गई है, वो सब शौक हो गए। अभी हकलाते हुए बोला, क्या नया डैड लेने गई है? मान ने जैसे तैसे करके मानवी को समझा दिया कि अवनी जल्दी ही वापस आ जाएगी। मानव भी समझ गई और फिर वो अपनी डॉल के साथ खेलने चली गई। मानवी के जाने के बाद मान ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। इससे पहले वह एक भी कदम आगे बढ़ा पाता, राज उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे अपनी शक भरी नजरों से देखते हुए पूछा, मान तुम अभी थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे? राज को अचानक अपने सामने देख मान उसे घूरने लगा, फिर अपनी एक आईब्रो पर करके बोला, मैंने क्या कहा? उसे अनजान बनता देख कर राज बोला, यही कि अवनी तुम दोनों के लिए डैड लेने गई है, इसका क्या मतलब है? मान ने राज को इग्नोर किया और उसके बगल से जाते हुए बोला, मामू इसका वह मतलब है जो आपको समझ आ रहा। इतना कहने के बाद मान जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गया। रूम में पहुंचकर
डोर बंद करते हुए मान गहरी सांस लेकर बोला, यह सभी कितना सवाल क्यों करते हैं, मैं तो ऐसे ही पागल हो जाऊंगा। इतना कहने के बाद फिर वह बेड पर बैठकर अपने टेबलेट में कुछ करने लगा। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। मान के कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से गहरी आवाज आई, सिचुएशन कैसी है। मान बालकनी में जाकर खड़ा हो गया, फिर आसपास की जगह को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, यहाँ पर हर जगह कोई न कोई मौजूद है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद फोन के दूसरी तरफ से कुछ बोला गया, जिसे सुनमान बोला, ठीक है, लेकिन आपको जो करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि मैं इन पागल घरवालों को नहीं संभाल पा रहा हूँ। बेशक आपके अंदर इतना पेशेंस है, पर मेरे अंदर नहीं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था और ठंडी हवाएं सीधा मान को छूते हुए गुजर रही थी, जिसे महसूस कर मान आसमान को देखते हुए बोला, बहुत जल्द तुम सबकी जिंदगी में भी ऐसा ही अंधेरा होगा। ये सब कहते वक्त मान का चेहरा गुस्से से लाल था। इतना कहकर मान अंदर चला गया। वही सिंह विला पर नजर रख रहे एक आदमी ने किसी को फोन करके कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मानव सिंह जिंदा है? वह 4 साल पहले ही मर चुका है। अगर जिंदा होता तो अब तक अपने घर वापस आ चुका होता। खैर, मुझे लगता है कि हमें अपने अगले प्लान को अंजाम देना चाहिए। उसकी बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ से कुछ कहा, जिसे सुन वो आदमी डेविल स्माइल कर बोला, ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम सब यही करेंगे, लेकिन मेरी मानो तो ये सब बेकार है। भले ही उसकी बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता वह जिंदा भी है, क्योंकि अगर वह जिंदा होता तो अपनी बीवी के कोमा में जाने की बात सुनकर वो जरूर आता। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। वही दूसरी तरफ मानवी का हाथ पकड़कर उसे नीचे लेकर आया। उस एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो अभी रात के 9 बज रहे थे। इस वक्त हॉल में घर के सभी लोग मौजूद थे। वही नीरज जी मान और मानवी को देखते हुए बोले, तुम दोनों इतनी समय यहाँ क्या कर रहे हो? इस समय तो तुम अपने रूम में होते हो। मान ने कुछ देर उन्हें घूरा, फिर जवाब देते हुए बोला, क्यों, क्या हम नहीं आ सकते? उसके जवाब को सुनकर नीरज जी झेंपते हुए बोले, यह मानव अपना सेकंड वर्जन मुझे परेशान करने के लिए छोड़ गया है। यह भी उसकी तरह ही लड़ाकू है। एकदम हुआ। नीताजी उन्हें चुप कराते हुए बोली, अपना मुंह बंद रखो, अभी वो बच्चा है, समझे? इतना कहकर वो प्यार से मान को देखकर बोली, मान बेटा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? चलो हम लोग के पास आओ। मान मानवी को लेकर नीताजी की तरफ जाने लगा। तभी विला के बाहर एक कार आकर रुकी, जिसकी आवाज सुनकर बाकी सब कंफ्यूज हो गए कि इस समय कौन आया होगा, मगर मान के चेहरे पर चमक आ गई। बाकी सब क्यूरियस होकर बाहर की तरफ देखने लगे। तभी मानवी खुश होकर चिल्लाई, बेबी आप आ गई, मैंने आपको कितना मिस किया। इतना कहने के बाद उसने मान का हाथ छोड़ा और दरवाजे की तरफ भाग गई। अवनी जो दरवाजे के पास खड़ी थी, उसे देखकर पूरी सिंह फैमिली चौंक गई, क्योंकि अवनी के गले में फूलों की माला थी और उसके मांग में सिंदूर साफ नजर आ रहा था। उसने गले में एक छोटा सा लॉकेट जैसा मंगलसूत्र भी पहना हुआ था। उसे इस तरह देख नीताजी के होश उड़ गए और घर के बाकी सभी सदस्य तो अपनी आंखें फाड़े अवनी को ही देख रहे थे। तभी सभी के कानों में एक रौबदार आवाज पड़ी, ये हेलो सास एंड ससुर जी। किसी आदमी की आवाज सुनकर सभी घेर वालों ने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो अवनी के पीछे एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और उसके गले में भी सेम वैसी ही फूलों की माला थी जैसे लिटिल अवनी ने पहना हुआ था। मास्क मैन आगे आया और लिटिल अवनी के पास जा रही मानवी को गोद में उठा लिया। फिर अंदर आकर सभी को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, लगता है आप लोग अभी भी शौक है। अगर ऐसा है तो होश में आइए ताकि मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे सकूं। उसकी आवाज सुनकर सब होश में आए और मास्क को घूरने लग गए। ये देख मास्क मैन बोला, मुझे ऐसे देखकर नजर मत लगाइए, खैर छोड़िए, मुझसे मिलिए, मैं हूँ मास्क मैन। आज से आपका नया दामाद और इस घर का घर जमाई। वो क्या है ना, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए आज से मैं यही रहूंगा। अभी उसे ऊपर से नीचे पर देखते हुए बोला, तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से शादी करने की? क्या तुमने उसके साथ जबरदस्ती की है? इतना कहकर न सिर्फ अभी बल्कि सभी घरवाले गुस्से से मास्क मैन को देखने लगे। उन सबको गुस्से में देख मास्क मैन अवनी की तरफ देखते हुए उदासी भरी आवाज में बोला, बेबी डॉल, देखो न तुम्हारे घरवाले क्या बोल रहे हैं, चलो जल्दी से आओ और इन सबको बताओ कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है मुझसे। इतना कहने के बाद वो सोफे पर आराम से बैठ गया और फिर नीरज जी से बोला, हाँ तो ससुर जी अपने घर जमाई की सेवा नहीं करेंगे, जाइए और जाकर मेरे लिए कुछ खाने पीने को लाइए। मास्क मैन को खुद पर ऑर्डर चलाते देख नीरज जी गुस्से से उसे देखने लगे तो मान जो काफी देर से चुप खड़ा था, वह मास्क मैन से बोला, हेलो माय न्यू एंड घर जमाई डैडी,
मान के इस तरह मास्क मैन को डैडी बोलने से सब हैरान हो गए, क्योंकि मान कभी किसी से बात नहीं करता था और आज वो इस अनजान इंसान को डैडी बोल रहा था। मास्क मैन उसे देखते हुए बोला, तुम सबसे समझदार हो, मई न्यू स्मार्ट सन। इतना कहकर वो फिर से नीरज जी से बोला, मुझे हैरानी से मत देखिए, मैं आपका घर जमाई नंबर 2 हूँ, कृपा कर मेरी सेवा करें, क्योंकि दामाद तो भगवान का रूप होते हैं ना। इतना कहकर वह लिटिल अवनी की तरफ देखते हुए आगे बोला, ए न बेबी डॉल। वही लिटिल अवनी अभी भी अपना सर झुकाए जमीन को देख रही थी और बाकी घरवाले उसे देख रहे थे, जैसे उससे जवाब मांग रहे हो कि ये सब क्या है। वही मानवी जो बड़े ही गौर से मास्क मैन को देख रही थी, उसने याद किया कि इस आदमी को उसके बड़े भाई ने क्या कहा था। फिर वो मास्क मैन के चेहरे को छूते हुए थोड़ा डरते हुए बोली, डैडी नंबर 2, मई न्यू डैडी। उसे इतना घबराते देख मास्क मैन ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मानवी इसलिए इतना डर रही थी क्योंकि सालों पहले उसने एक आदमी को डैडी बोल दिया था, तो उस आदमी ने गुस्से से मानवी पर लगभग हाथ उठा दिया था, पर मान ने आकर उसे बचा लिया था। मास्क मैन को भी देखकर मानवी को यही डर लग रहा था कि कहीं वो भी उसे न मरे।